गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डायलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डायलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स which does not flow the electric charge but in the presence of electric field it show some electrical behavior। तो ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेंगे। अपन कह सकते हैं कि ये जनरली क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स ही होते हैं। अब उसके एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखें तो एग्जांपल हमने देखा था सॉलिड में। अगर हम देखें तो जैसे पेपर है, वैक्स है, ये सॉलिड में अपन बता सकते हैं। लिक्विड में हम देखें तो वाटर है। गैसियस कंडीशन में अगर हम देखें तो डायलेक्ट्रिक्स O2 है, N2 है, ये सब क्या है, डायलेक्ट्रिक्स है। अब डायलेक्ट्रिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक पोलर था और दूसरा कौन सा था, नॉन पोलर। पोलर कौन से थे और नॉन पोलर कौन से थे? पोलर में अपन ने लिया था कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करता। ठीक है, तो डू नॉट कोइंसाइड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक्स। सेकंड, नॉन पोलर में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, उसको अपन बोल देंगे नॉन पोलर। ये हमने स्टडी किया था, इसके एग्जांपल भी स्टडी, इसके भी एग्जांपल स्टडी किए थे। फिर इसके बाद में आपने इसकी एसिमेट्रिक शेप होती है और पोलर डायलेक्ट्रिक के लिए हमने बोला था कि इसकी शेप कैसे होती है, सिमेट्रिक शेप होती है। ओके, अब अपन यहां से अब अपन यहां से क्या करेंगे, पोलर डायलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स का अब मैं बिहेवियर भी देख लिया था। आज इनके ऊपर बेस कुछ आपको डेफिनेशन स्टडी करनी है। तो इनका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर क्या आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ पोलर और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लिख सकते हो जो मैंने कल जो आपको लास्ट क्लास में डायग्राम बनवाए थे उनके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं। क्या था कि अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा तो पोलर का एक मॉलिक्यूल की अपन बात करें तो एक मॉलिक्यूल का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ होता है। अगर हम बात करें पूरे के लिए, पूरे मटेरियल के लिए, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितनी थी, 0। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 था। और इसका बिहेवियर अगर आप बात करो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर आपने लगाया है उसके अलोंग अपन बोलेंगे ये अलाइन होने लगते हैं और पूरे के पूरे मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका रीजन क्या बताओगे, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। देखो यहाँ पे दो टाइप के अपन बोलेंगे एनर्जी है, दो टाइप यहाँ रेस्पॉन्सिबल है इसके पोलराइजेशन के लिए। यहाँ पे अपन बोलेंगे एक तो क्या है एनर्जी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो डाइपोल पे कुछ टॉर्क क्रिएट होगा। तो एक पोटेंशियल एनर्जी है जो इसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करना चाहती है, और दूसरी है थर्मल एनर्जी जो क्या करती है, इसको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, यदि थर्मल एजिटेशन के कारण ये क्या है, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो इसको अलाइन करना चाहेगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने पोलर के बारे में स्टडी की। नॉन पोलर में प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखेंगे, प्लस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, माइनस पे लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो क्रिएट कर लेंगे और उसमें भी नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। तो यहाँ पे दोनों का ही नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना रहता है, 0। अब आप यहां से आगे बढ़ते हैं अपन और एक डेफिनेशन लेते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि वहां पे ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन आप देखोगे तो फिनोमेना इससे जस्ट पूरे अलग है। तो पोलराइजेशन का मीन समझना, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलाइन होने लगते हैं। ठीक है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होने लगते हैं, इसका मतलब इस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होने लगता है। और ये जो फिनोमेना है इंड्यूस होने का, यही कहलाता है पोलराइजेशन, कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो रहे हैं, इनमें
सेपरेशन आ रहा है, यानी माइनस और प्लस क्यू के बीच में यहां अगर आप देखोगे कुछ सेपरेशन आ रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस मटेरियल ने, इस सब्सटेंस ने अचीव कर लिया है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहां पर लिख देंगे मोमेंट, electric dipole moment is induced in dielectric material in the presence of external electric field. In the presence of external electric field, जो the phenomena in which electric dipole moment induced in material called electric polarization. तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि आपने जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये सारे के सारे क्या हो गए, पोलराइज हो गए। यानी जैसे ही क्लास में टीचर इंटर किया, सबका फेस है वो बोर्ड की तरफ हो गया। इसका मतलब बच्चे अब क्या हो गए हैं, बिल्कुल केयर हो गए, बच्चों का ध्यान है वो बिल्कुल बोर्ड की ओर आ गया है। तो उसको अपन कह रहे हैं कि ये पोलराइज हो गए हैं बच्चे पोलराइज होने का मीन्स क्या हो गया कि सब के सब सावधान हो गए हैं बस। तो ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन नोट करेंगे। फिर पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। अब पोलराइजेशन वेक्टर अपन बोल रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए मैंने यहाँ वेक्टर लिखा है कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या है। तो ये बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में इस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, वो क्वांटिटी क्या बोली जाती है, पोलराइजेशन वेक्टर। तो द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी इसको अपन P से शो करेंगे पोलराइजेशन वेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन लेते हैं इसको पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी इसका दूसरा नाम है, वो पोलराइजेशन डेंसिटी भी है, ये भी आप ध्यान में रखना। पोलराइजेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम है, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम यहां नहीं है, यहां पोलराइजेशन अपॉन वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल अपन स्मॉल p लेते हैं और वॉल्यूम का v। तो कैपिटल P यानी कैपिटल P तो हो गया पोलराइजेशन वेक्टर और स्मॉल p हो गया पोलराइजेशन, स्मॉल p हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और v क्या हो गया, v हो गया हमारा यहाँ पे वॉल्यूम। तो इसी को हमने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, भले वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों की बात कर रहे हैं अपन, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस हो रहा है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो और पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे मटेरियल्स को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की क्या पहचान रहेगी कि मान लो यहां हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डाइलेक्ट्रिक पे और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलाइन होने लग गए, यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग गया, ओके। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे द मटेरियल्स इन विच इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड इज अलोंग द फील्ड। दोनों बातें होनी चाहिए, जो इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी ये जो स्मॉल p की वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो और साथ साथ में जो यहाँ पे इसके अलोंग भी हो, जो p की वैल्यू है वो इसके प्रोपोर्शनल हो। यानी यहां अपन ऐसे कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप ये फील्ड अप्लाई करोगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। इसको समझने के लिए सिंपल वे में देखो, यहां पे मान लो हमने यहां E की वैल्यू सपोज 20 यूनिट लगाई, कितनी 20 यूनिट, ठीक है। तो यहां है वो पोलराइज होना स्टार्ट हो गए मॉलिक्यूल। मान लो अभी भी कुछ है वो किसी ने इधर उधर मूव कर रखा है,
ये डायपोल के मॉलिक्यूल है, किधर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मान लो 20 से आपने 40 कर दिया सीधा ही, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करके कहां कर दी, 40 यूनिट कर दी सपोज एक बार, तो अब क्या होगा, अब आप देखोगे यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, मान लो पहले ये ऐसे थे, अब देखो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गए, अलाइन हो गए। इसका मतलब इसमें पोलराइजेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस समझोगे, क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ में अपन बोलेंगे कि इसके अलोंग भी होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो आप, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है क्या, दोनों बातें यहां फॉलो हो रही है। माइनस से प्लस चार्ज की तरफ पी की डायरेक्शन होती है, यस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने इसी डायरेक्शन में लगा रखा है, यस। तो इस मेटेरियल को आप क्या बोलोगे, लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बातें हो, इज कॉल्ड लीनियर आइसोट्रोपिक डायरेक्ट्रिक्स। या वैसे ही अपन बता सकते हैं जो पहले मैंने इसमें डिफाइन कर दिया था। ओके, तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया, द मटेरियल्स इन व्हिच इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज अलोंग द फील्ड। अब अपन बोलेंगे जो लीनियर आइसोट्रोपिक डायरेक्ट्रिक्स होते हैं उनके लिए पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर अभी हमने देखा था कैपिटल P इक्वल्स टू स्मॉल p अपॉन v पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये तो भाई सिंपल सी बात हमें समझ में आती भी है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो भी तो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसके यूनिट वॉल्यूम में जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपने फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, तो मान लो यहां पे मैंने ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके ई के। तो यहां मैंने लिख दिया फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन वेक्टर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, अब ये E कौन सा है, यहां पे अपन देखेंगे कई सारे E है। जैसे आप यहां बोलोगे कि एक तो आपने अप्लाई किया है ये, तो इसको मान लो अपन कहते हैं कि यहां सपोज ये आगे आप इसको कैपेसिटर में स्टडी करोगे कि यहां पे मान लो वैक्यूम है, तो आपने अप्लाई कर रखा है ई नॉट, फिर आपने मटेरियल को रख दिया, तो मटेरियल के अंदर इंड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, और वो होता कितना है, ई इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, फिर नेट कितना आता है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ठीक है, तो ये दोनों की प्रोपोर्शनल बता सकते हैं अपन, भाई ये ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो अपन बोलेंगे ना ई नेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको अगर हम यहां से हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आता है, काई ई। काई ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है इसको, मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पर यूनिट वॉल्यूम में पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। डेफिनेटली होना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 20 से 40 कर दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम में पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा, ये बात समझ में आ गई। यहां पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे एक कांस्टेंट आया जिसे अपन कह रहे हैं काई, और काई इज ए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है उसको भी अपन देखेंगे, और साथ में एक एप्सिलॉन नॉट एक फैक्टर आ रहा है जिसे अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है, ये इस काई ई की डायमेंशन को यहां से हटा दें, यानी इसको डायमेंशन लेस बनाता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर यूज्ड टू कीप काई ई डायमेंशन लेस। अब यहां अपन बात करते हैं काई ई की, तो काई ई होती है ससेप्टिबिलिटी। देखिए ये दो मटेरियल है, ठीक है, दोनों के दोनों डाइलेक्ट्रिक है। अब क्या इनमें चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं। अब हमने क्या किया, इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, मान लो यहां पे मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ये प्लस ये माइनस, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, ये मैंने अप्लाई कर रखा है। अब यहां मैंने इस मटेरियल को रखा, पहले वाले को,
यहां मैंने रखा, ठीक है। तो जैसे ही इसको रखा आप देखोगे इसमें चार्ज इंड्यूस हुए, ठीक है। अप्लाई किया ई नॉट, अब अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अपन ने माना कि इसमें कुछ पोलराइजेशन वगैरह हुआ जिसके कारण ऐसा है। अब इसका पोलराइजेशन अपन बोलेंगे कुछ हुआ और इसमें मान लो कि अपन ये कहें कि इसकी सब्सिबिलिटी कितनी है, मान लो एक बार 20 है, ठीक है। अब हमने इसकी बजाय इस मेटेरियल को रखा, जैसे ही आपने यहां पे इस मार्कर को रखा, अब देखा कि इसकी ससेप्टिबिलिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 आ रही है। तो इस दोनों का मीन क्या है, अब आप बताओगे दोनों में से किसमें ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है। यस, डेफिनेटली मार्कर में अपन कहेंगे ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, 40 है, और इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, 20 है। तो ये पोलराइजेशन की यूनिट अपन कह सकते हैं कि पोलराइजेशन का मेजरमेंट है, पोलराइजेशन का मेजरमेंट कहेंगे अपन इसको सीधे रूप में डिफाइन करें तो काई इज है मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मेजरमेंट, सिंपल बात, ठीक है। और इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो काई ई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहां से काई ई इक्वल्स टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां अगर मान लो वेक्टर साइन अगर हटा दे एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई, तो ये किस किस का रेशो होता है, तो chi e is a polarization, chi e is a measurement of polarization and it is a ratio of polarization vector and epsilon naught times of electric field। ये इसकी डेफिनेशन में अपन यहां से सिंपल सी बना सकते हैं chi e के लिए। ध्यान करना, आगे अगर हम देखेंगे मैग्नेटिज्म में अपन वापस से देखेंगे तो वहां पर कुछ मटेरियल होंगे जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्सटेंसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ अगर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है तो वहां आएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि यही चीजें वापस से रिपीट होने वाली है मैग्नेट के केस में, कुछ अलग अंदाज में। ओके, तो अपन यहां से इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, सिंपल है। क्या कैसे लिखेंगे कि इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इट इज अ रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल बात, ठीक है। ओके, तो ये इतनी बातों को अपन यहां से नोट कर लेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें आपको और बताते हैं यहां से। ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, ये अपन स्टार लगा के एक पॉइंट लिखेंगे यहां पे। ये पोलराइजेशन डेंसिटी कहां है, बोले ये रही। पोलराइजेशन डेंसिटी जो होती है वो चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यस, Q अपॉन E। पोलराइजेशन डेंसिटी यानी कैपिटल P, और ये किसकी है, सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी स्टडी किया हमने। अब अपन बात करें, यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और वहां सिग्मा यानी Q अपॉन A, ऐसा कैसे। तो अपन इसको यहां से देखेंगे, ये सिग्मा कौन सा सिग्मा, यहां पे दो टाइप के सिग्मा रहेंगे, देखो कैसे। मान लो ये प्लेट है, एक पे है प्लस सिग्मा और एक पे है माइनस सिग्मा, ठीक है। हमने यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ओके। अब इसमें कुछ पोलराइजेशन हुआ, पता है आपको, ये पोलराइजेशन मान लो हुआ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये बीच वाले तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी नेट चार्ज अंदर तो कितना रहेगा, 0। अब अपन बता रहे हैं यहां एक प्लस की एक लेयर बनी और यहां एक माइनस की लेयर बनी, ठीक है। तो ये प्लस वाली तो होगी यहां पे प्लस सिग्मा इंड्यूस, तो यहां पे इसको P लिख सकते हैं अपन, और ये माइनस वाली होगी माइनस सिग्मा इंड्यूस, के लिए अपन P वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली कौन सी थी जो आपने अप्लाई की है, ठीक है। तो ये सिग्मा P, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर यहां पे चार्ज डेंसिटी है, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी बोली जाती है, ठीक है। तो यहां पे अपन एक लाइन लिखेंगे कि पोलराइजेशन जो आगे हमारे यूज होगा, पोलराइजेशन डेंसिटी P इज इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हो इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड
चार्ज डेंसिटी। ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। कौन सी सिग्मा? सिग्मा की सिग्मा पी। यस, इंड्यूस तो सिग्मा ही हुई है, सिग्मा पी हुई है। सिग्मा तो यहां अप्लाई की हुई है भाई। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए, ये तो होता है। तो यहां पे अपन बोल रहे हैं तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लगाया था तब इस पे प्लेट पे आया था। इसके अंदर तो अपन क्या भर रहे हैं? डायरेक्टली भर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है सिग्मा पी। तो यहां से आप लिख दोगे इक्वल टू इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, यानी पी की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा पी के इक्वल होगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ? तो इसको अपन देखो ऐसे समझ सकते हैं। पहले तो आप बताओ ये पी क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या यही होता है? यस, यही होता है। तो अब यहां से आप मान लो ये कितनी है, इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से स्मॉल डी है, ठीक है, यानी एक तरफ प्लस की लेयर है एक तरफ माइनस की लेयर है। और कितनी मोटाई की है? ये मान लो डी मोटाई की हमारी डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे स्लैब है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ माइनस है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी है। तो यहाँ पर लिखोगे चार्ज कितना है, मान लो ये मान लो क्यू है, और ये यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप बताओगे डी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, क्यू इंटू टू ए। तो यहाँ तो मान लो चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, मान लो क्यू, और वो डिस्टेंस कितनी होगी? डी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए अपन बोलेंगे वॉल्यूम क्या होता है? मान लो इसका एरिया कितना है? ए, और ये इसकी लेंथ कितनी है? डी। तो वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ मैंने कर दिया, डी से डी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल होगा क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन ए क्या होता है? एस, सिग्मा। तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हो कि ये सिग्मा पी के इक्वल होता है। बस ये पॉइंट अपन यहां से नोट करेंगे। ओके, अब अपन आगे मूव करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको जानना है लेकिन लिखना नहीं है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है हमें पहले से ही, लेकिन फिर से अपन देख लेते हैं। देखिए ये यहां पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वैक्यूम में है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां हमने डाइलेक्ट्रिक की कोई भी एक सीट रख दी, मान लो इसे मैंने रख दिया। तो यहां क्या होगा? ड्यू टू पोलराइजेशन यहां एक इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसको मैंने ईपी कह दिया। तो यहां पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? ई इक्वल्स टू लगाया कितना? ई नॉट, इंड्यूस कितना हुआ? ईपी, नेट कितना आ गया? ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है। तो अब यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन डिफाइन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन एप्सिलॉन आर लिखते हैं, और कई बार इसको कई बुक्स में कैपिटल के भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, के और एप्सिलॉन आर दोनों एक चीज है। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अपन ये कहें कि एप्सिलॉन आर को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपन बोल रहे हैं यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंड्यूस हुआ है, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है, जितने गुना डिक्रीज हो जाएगा वही उस मीडियम का क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? ई नॉट अपॉन ई, कितना टाइम से वो कम हो गया। जैसे मान लो यहां पे अपन कहें कि सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कितना? सपोज 160, ये हमने अप्लाई किया है। जैसे ही हमने इन दोनों के बीच में क्या भर दिया? वाटर भर दिया। यहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 160 यूनिट न्यूटन पर कूलम। जैसे हमने वाटर भर दिया, वाटर भरने के बाद में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गया। तो कितने टाइम्स कम हो गया? 1/60/2, 80 टाइम कम हो गया। तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा? 80, ये इसका मीन होता है, ठीक है। ये चीज अपन पहले स्टडी भी कर चुके हैं। इसके बाद में एक और चीज जिसको अपन कहेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक होता है लॉकडाउन, जिसमें अभी आप बैठे हो, और एक होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन की अपन बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है देखना। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में अपन बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने यहां रखा है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां अप्लाई कर रखा है, जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जैसे अब अपन यहां क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे
तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन ईपी कह दें, ठीक है। अच्छा, लगाया कितना, एक बार मैं मान लेता हूं कि मैंने 100 यूनिट लगाया और इंड्यूस कितना हुआ, मान लो 10 हो गया, 10 इंड्यूस हो गया। तो आपसे पूछे नेट कितना बचा, नेट, तो आप बोलोगे E0 माइनस ईपी इक्वल्स टू 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 यूनिट बच गया। आपने बोला सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और 90 यूनिट बचा। अब मैंने कहा कि मान लो हम ऐसा करें कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज करते जाए अपन, ठीक है, इंक्रीज करते जाए तो क्या होगा। तो यहां अपन बोलेंगे ये क्या होगा, इस मटेरियल के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाए अपन, तो एक चीज ऐसे आएगी, मतलब एक अपन यहां पे ऐसी बात होगी, क्या होगा कि यहां जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। तो यहां से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर दी हमने, तो ये फ्री होके किधर आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो अपन बोलेंगे प्लस की ओर इस तरफ आना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस वाले इस तरफ आ गए, ठीक है। तो माइनस की लेयर यहां बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो अंदर ज्यादा हो गया, और अपन बोलेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। इसे अपन कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कि अब ब्रेक डाउन हो चुके हैं, और अपन कहते हैं कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया है, और ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होने लग गया है मटेरियल के अंदर, और वो कंडक्टर बन गया है। ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या होती है उसको भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि ये लिखना नहीं है लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है ये, इसलिए मैं बता रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपन कहते हैं कि एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके जो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर है वो कैरी करता है, उससे ऊपर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो उसके बाद में अपन बोलते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की कंडीशन में आ जाएगा। तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। प्रत्येक डाइलेक्ट्रिक की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। कैसे, जैसे अपन कहते हैं, मान लो आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग में होती है तो अपन कहते हैं कि जैसे आसमान से कैसे बिजली सी गिरती हुई हमें दिखाई देती है। अब अपन कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में है क्या, ऑक्सीजन है, N2 है, तो N2 O2 ये तो सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी, ये डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। तो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इक्वल्स टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर मान लो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, उस कंडीशन में अपन बोलेंगे फिर वो ब्रेकडाउन की कंडीशन हो जाती है। तो यहां अपन बोलेंगे कि ये एयर के अंदर वो N2 O2 के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपन बोलेंगे वहां से फिर वो ब्रेकडाउन हो गया है, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी वो कहां आती है, अर्थ की ओर आ जाती है। तो अपन कहते हैं कि जो बादलों में फ्रिक्शन वगैरह हुआ H2 मॉलिक्यूल का, उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फिर उसके बाद में उसको एक पाथ मिल गया अर्थ पे आने के लिए, ठीक है। तो वो एयर को, जो एयर यहां डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही थी, वो आसानी से आ जाती है अर्थ तक। अब उसके संपर्क में अगर हम आ गए तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो अपन ये बोलेंगे ये डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल गेट ब्रेकडाउन, मतलब उससे ज्यादा अगर हो गया तो फिर वो ब्रेकडाउन की कंडीशन अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में होता है। तो ये चीजें आपको नोट नहीं करनी, लेकिन इसको पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ये जरूर ध्यान में रखना है कि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ये सारी चीजों को ये नोट नहीं करनी थी। नोट करने वाली चीजें जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है उसी को आप नोट करोगे। तो आई थिंक हमने 3 डेफिनेशन स्टडी की है, और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमने ध्यान में रखा है कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी के इक्वल रहेगा, ठीक है। वो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, ओके। तो इन सबको आप नोट करोगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।